क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। भाग्यनगर वासुला दर की मां नमस्कार करा लो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज की इस ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इस चुनाव प्रचार में यहां पर भारतीय जनता पार्टी के आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं के साथ मिलकर के इस चुनाव में अपना योग्य मार्गदर्शन दे रहे राष्ट्रीय महामंत्री माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी, प्रदेश के माननीय अध्यक्ष श्रीमान बंदी संजय कुमार जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती DK अरुणा जी, माननीय विधायक श्रीमान T राजा सिंह जी, माननीय सांसद श्री स्वयं बाबू राव जी, महाराष्ट्र से यहां पर पधारे माननीय विधायक श्री आशीष शेलार जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सेंडला लक्ष्मी नारायण जी मनोहर रेड्डी जी, प्रदेश महासचिव कुमारी बंगारू श्रुति जी, प्रदेश अध्यक्ष OBC मोर्चा श्याले भास्कर राज जी, डॉक्टर S प्रकाश रेड्डी जी, श्रीमती G उमा रानी जी, श्री B पांडु यादव जी, S सुरेंद्र रेड्डी जी, श्री उमा महेंद्र जी और भारी संख्या में यहां पर उपस्थित भाग्यनगर के भाग्य को बनाने वाले मेरे उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। जो उत्साह मैं आज सुबह से यहां पर देख रहा हूं, अभी मैं कुछ ही देर पहले एक बहुत बड़े रोड शो के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का इस महानगर पालिका के इस चुनाव प्रचार के दौरान जनता जनार्दन के द्वारा जो अपार उत्साह भारतीय जनता पार्टी के प्रति देखने को मिला है, मित्रों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पिछले 6 वर्षों के दौरान यहां की जनभावनाओं की जो उपेक्षा यहां की सरकार ने की है, यहां के विकास को बाधित किया है, यहां भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, अराजकता को बढ़ावा दिया है, फैमिली एंड फ्रेंड की सरकार जो अराजकता का कारण बनी है, अभी अधिक दिनों तक यह हैदराबाद महानगर पालिका का यह चुनाव इसका जवाब देने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी शुचिता, पारदर्शिता और विकास की बुनियादी सुविधाओं के साथ आज इस चुनाव में आपके सामने आई है। सचमुच यह निजाम शाही की अंतिम विदाई की तैयारी यहां से प्रारंभ होती है और इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आपने पिछले 6 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार की कार्य पद्धति को देखा है। पिछले 9 महीनों से पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है
और पूरी दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना मैनेजमेंट के लिए जितना बेहतरीन कार्य हुआ, दुनिया ने उसको सराहा है, WHO ने उसकी सराहना की है। चाहे वह उस दौरान गरीबों को फ्री में राशन देने का कार्य रहा हो, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत नौजवानों के लिए रोजगार का कार्य रहा हो, जनधन अकाउंट धारी महिलाओं के खातों में पैसा देने का कार्य हो, या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा डीबीटी के माध्यम से देश के 12 करोड़ किसानों के अकाउंट में देने का हो, ईमानदारी के साथ सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर केंद्र की मोदी सरकार खरी उतरी है। भाइयों बहनों, अगर 12 करोड़ किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा जा सकता है, तो अभी हैदराबाद में बाढ़ आई थी, बाढ़ का ये पैसा केसीआर की सरकार डीबीटी के माध्यम से यहां के किसानों के खातों में, यहां के नागरिकों के पीड़ितों के खातों में देने में क्यों विफल हुई? कहीं ना कहीं यहां की सरकार की नियत साफ नहीं थी और इसीलिए उसने वहां पे व्यापक भ्रष्टाचार को फैलाने का कार्य किया। मैं उत्तर प्रदेश से हूं, पिछले 3.5 वर्षों से प्रदेश में मुझे मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया। भाइयों बहनों, 3.5 वर्ष में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 35 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करवाए हैं। मैं पूछना चाहता हूं केसीआर से, वे 6 वर्षों से यहां मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कितने गरीबों को यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया है? और आखिर यहां के गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? उत्तर प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलता है। आखिर तेलंगाना में इस सुविधा का लाभ यहां की सरकार क्यों नहीं दिला रही है, जबकि मोदी जी ने तो पूरे देश के अंदर योजना को लागू किया है? इसका मतलब यहां की सरकार का गरीबों को चिंता नहीं, किसानों की चिंता नहीं, नौजवानों की चिंता नहीं, उन्हें चिंता है अपने परिवार की और MIM की। उन्हें चिंता है अपने परिवार की और MIM की, यहां की जनता की चिंता नहीं है। और भाइयों बहनों, MIM की कार्य पद्धति किसी से छुपी भी नहीं। भूपेंद्र जी बिहार के चुनाव के प्रभारी थे भारतीय जनता पार्टी के, और बहुत भारी विजय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के अंदर अपने गठबंधन के साथ फिर से सरकार बनाई है। भूपेंद्र जी चुनाव के बाद आज यहां पर मेरी पहली मुलाकात हो रही, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। जितनी शानदार विजय बिहार के अंदर हुई, बिहार के अंदर फिर से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनी, MIM का एक विधायक बना, और जब शपथ लेने के लिए गया तो उसने कहा मैं हिंदुस्तान के नाम पे शपथ नहीं लूंगा। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में रहोगे, हिंदुस्तान का खाओगे, लेकिन हिंदुस्तान का गाओगे नहीं। ये कब तक चलेगा? कब तक हम चलने देंगे इस कार्य को? भाइयों बहनों, हमें सोचना होगा। भारत के अंदर कोई रहेगा तो भारत के संविधान के अनुसार उसको चलना भी पड़ेगा और भारत के मानवाधिकारों का सम्मान भी करना पड़ेगा। 1946 से लेकर 1948 के बीच में आपके पूर्वजों का जो भारत गणराज्य के अंदर हैदराबाद की निजामशाही के खिलाफ आंदोलन था,
ये आंदोलन इसी बात को लेकर के था कि हम एक संविधान के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की उन संकल्पनाओं को पूरा करने के लिए आपके पूर्वजों का संकल्प 1948 में ही देखने को मिला था, जब उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में उस समय निजाम कुछ आनाकानी कर रहा था और आनाकानी का जवाब सरदार पटेल ने एक महाअभियान चला करके भारत गणराज्य का हिस्सा बना करके कितना अत्याचार निजाम ने किया था यहां की महिलाओं पर, यहां के नागरिकों पर। इतने वर्ष बीत गए, 7 दशक बीत गए। पिछले 6 वर्षों से तेलंगाना में टीआरएस की सरकार है। इन्होंने भी वायदा किया था कि यहां पर बलिदान होने वाले उन सभी नागरिकों का एक भव्य स्मारक बनाने का कार्य करेंगे, लेकिन एमआईएम के दबाव में जो निजाम की भाषा बोलने का कार्य कर रहे हैं वे वो स्मारक नहीं बनने देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है कहने के लिए कि हैदराबाद की निजामशाही को समाप्त करने के लिए उनके रजाकारों के अत्याचार के खिलाफ जो आंदोलन यहां पर हुआ था, उस आंदोलन में शहीद होने वाले भारत माता के उन सभी सपूतों का स्मारक यहां पर पूरे गर्व गौरव के साथ बनना चाहिए। ये कार्य यहां पर किया ही जाना चाहिए और इस संकल्प के साथ हम सबको आगे बढ़ने की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन आज यहां पर एमआईएम के दबाव में टीआरएस की सरकार कार्य नहीं करने देना चाहती, वे नहीं होने देना चाहती है। वे हर प्रकार से आपकी भावनाओं को दबाने का कार्य करना चाहते हैं। कार्य कैसे होता है आपने भी देखा होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में शपथ लेते ही एक मंत्र दिया था देश को। उन्होंने कहा था मैं जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी के लिए कोई घोषणा नहीं करूंगा। उन्होंने कहा था मेरा एक मंत्र होगा, वह होगा सबका साथ, सबका विकास। और सबका साथ और सबका विकास हुआ तो मोदी जी को फिर से सबका विश्वास भी मिला। 2019 में फिर से भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बने। पहले 5 साल गरीबों के कल्याण के लिए, अगले 5 साल राष्ट्र के उत्थान के लिए। आज पाकिस्तान भी तेरी नजरों से भारत को देख नहीं सकता। याद करिए वह भी दिन थे जब मुंबई में आतंकी हमला होता था, भारत सरकार चुप हो जाती थी। और आज पुलवामा में थोड़ा दुस्साहस किया, पाकिस्तान के अंदर घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक करने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। एक समय था जब कश्मीर में बिना परमिट के नहीं जा सकते थे। आज अगर हैदराबाद का नौजवान भी चाहेगा तो श्रीनगर के अंदर मकान और जमीन खरीद करके रह सकता है। यह अधिकार किसी ने दिलाया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने आपको दिलाया है। अभिनंदन करना चाहिए इन दोनों महापुरुषों का जिन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार किया है। भाइयों बहनों, यह है एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना। मोदी जी के लिए पूरा भारत एक है, पूरा भारत उनका परिवार है। और केसीआर के लिए अपना परिवार ही तेलंगाना हो गया है। यही अंतर है। एमआईएम के लिए तो 2 भाई के अलावा तीसरा कोई है ही नहीं, और किसी के बारे में सोच ही नहीं सकते। हमेशा उल्टा ही बोलेंगे। भाइयों बहनों, ट्रिपल तलाक की कुप्रथा को मोदी जी ने समाप्त कर दिया हमेशा के लिए।
3 तलाक के नाम पर आधी आबादी पर अब कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा, और करेगा तो जेलें उसका इंतजार करेंगे। और मैं सचमुच जब 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर के कार्य का शुभारंभ किया, मेरी हार्दिक इच्छा थी कि यहां से भी आप लोगों को भी आमंत्रित करो, लेकिन कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखना था। भाइयों बहनों, कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ध्यान में रख करके कार्य भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को आगे बढ़ा दिया गया। 492 वर्ष के इतिहास में जो कार्य कभी नहीं हो पाया, आज मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ चुका है। आने वाले 3-4 वर्षों में जब भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होगा, आप में से एक एक व्यक्ति अयोध्या में सादर आमंत्रित होगा भगवान राम के रामलला के दर्शन करने के लिए। यह आनंद आप सबको भी प्राप्त होगा। यह है राष्ट्र गौरव, यह है आत्म गौरव का भाव। और राम मंदिर बनने का मतलब राम राज्य की उस अवधारणा को जो सबका साथ, सबके विकास के साथ हम सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मैं यही पूछने के लिए आया हूं, अगर 12 करोड़ किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा जा सकता है, तो हैदराबाद के बाढ़ पीड़ितों के खाते में केसीआर की सरकार ने पैसा सीधे उनके अकाउंट में क्यों नहीं भेजा? टीआरएस के कार्यकर्ताओं को लूट करने की छूट क्यों दे दी गई? ये चीजें बताती हैं सरकार की नीयत यहां साफ नहीं थी। आज आप देख रहे होंगे कोविड मैनेजमेंट में प्रधानमंत्री मोदी जी की पूरी दुनिया ने सराहना की। लोग दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष पूछते रहे, इतनी बड़ी आबादी को मोदी जी आपने कैसे बचा दिया? 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज, 1,76,000 करोड़ रुपए का देश के अंदर गरीब कल्याण पैकेज, और अब टीकाकरण की भी बात आ चुकी है। आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं हैदराबाद में आकर के उस लैब का भी निरीक्षण करने के लिए गए हैं। सुबह सुबह जब तमाम नेता सो रहे थे, तब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे की यात्रा करके देश के अंदर अपने देश के 135 करोड़ जनता की जान को बचाने के लिए वैक्सीन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए दौरा कर रहे हैं। यह है राष्ट्र प्रेम का यह भाव। और हैदराबाद में रहने के बावजूद केसीआर कभी भी नहीं गए होंगे उस लैब में, कभी नहीं गए होंगे। गए हैं क्या? गए हैं। ये बातें इस बात को साबित करती हैं उनके मन में जनता के लिए कोई जगह नहीं है। वे जानना ही नहीं चाहते। उन्हें एमआईएम से ही फुर्सत नहीं और परिवार से ही फुर्सत नहीं। उनके लिए फैमिली और फ्रेंड के अलावा कोई तीसरा है ही नहीं। मैं देख रहा था पूरी जगह पोस्टर में पिता पुत्र का चित्र लगा है, और अराजकता फैलानी हो तो फ्रेंड के रूप में एमआईएम जैसे नमूने जो मिल गए हैं। भाइयों बहनों, तेलंगाना के लिए बहुत बड़ा कार्य इस महानगर पालिका चुनाव के माध्यम से एक संदेश आप सबको देना है। हम लूट की छूट नहीं देंगे, ये मैसेज होना चाहिए। लूट की छूट नहीं मिलनी चाहिए लोकतंत्र में किसी को भी। और जनता जनार्दन है। एमआईएम और टीआरएस की गठबंधन का कोई भी यहां पे महानगर पालिका बनती है तो लूट की खुली छूट उनको होगी।
जनता बुनियादी सुविधाओं से वंचित होगी। व्यापक अराजकता का और लूट खसोट का जो दौर उन्होंने पिछले 6 वर्षों के अंदर किया है, यही देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी है आपसे कहने के लिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जब भाजपा नहीं थी तब राम की जन्मभूमि के जिले को लोग फैजाबाद से पहचानते थे। हम लोग आए, हमने अयोध्या नाम कर दिया। अगर फैजाबाद अयोध्या हो सकता है, भाइयों बहनों, अगर इलाहाबाद प्रयागराज हो सकता है, तो हैदराबाद भी भाग्यनगर फिर से बन सकता है। और उसी भाग्यनगर के भाग्य को बनाने के लिए चुनाव है। और भाइयों बहनों, इसी दिशा में अभियान आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जो उत्साह है, जिस तेजी के साथ आप सबने इस कार्य को आगे बढ़ाया है, मैं सुबह से देख रहा हूं, लाखों की संख्या में नौजवानों की, माताओं की, बहनों की, समाज के प्रत्येक तबके का व्यापक समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। और इसलिए प्राप्त हो रहा है, सबको मालूम है कि मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और हम लोग हैदराबाद महानगर पालिका के चुनाव के माध्यम से ये संदेश एक बार फिर से देश और दुनिया के अंदर देने का कार्य करेंगे। इतना बड़ा कार्यक्रम एक अभियान के साथ, और इसीलिए मैं स्वयं भी आज यहाँ की कमेटी से, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी से स्वयं अनुरोध करके आया हूं कि अगर वहां पर मैं भी कुछ योगदान कर सकूं तो मैं भी विशेष रूप से आपके बीच यहां पर आया हूं, आप सबसे अपील करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बना करके हैदराबाद के भाग्य को बदलने के लिए, भाग्यनगर का मतलब जो समृद्धि का प्रतीक हो, समृद्धि व्यक्ति के जीवन में, उसके पारिवारिक जीवन में, उसके सार्वजनिक जीवन में, और बुनियादी सुविधाओं के माध्यम से विकास की योजनाओं को हर जन तक बिना भेदभाव के पहुंचाने का अभियान, उस अभियान के साथ आप सबको जोड़ने के लिए आज मैं यहां पर आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। आप सभी भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से अपने समर्थन और सहयोग दें, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना समर्थन दें। यही अपील करने के लिए आपके बीच में मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आप सबसे मेरी विनती होगी, जो समर्थन और सहयोग और जो उत्साह आपने दिखाया है, ये हम सब के लिए और इस ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव के माध्यम से यहां के भाग्य को बदलने में इसकी बड़ी भूमिका होगी। यही अपील करते हुए मैं वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।